गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहित। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पशु पोषण। पशु पोषण मतलब एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन के कुछ बेसिक्स हैं जो अपन क्लियर करेंगे आज। तो उसमें थोड़ी बेसिक्स जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। पशु पोषण किसी भी खाद्य पदार्थ का जो संगठन है, कोई भी खाद्य पदार्थ। पशु पोषण, पोषण से ही नाम आता है कि खाने पीने की चीज। तो अब खाने पीने की चीज मतलब खाद्य पदार्थ। अब उस खाद्य पदार्थ का कोई भी संगठन है, वो संगठन एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं संगठन के बारे में। जो सबसे बेसिक आता है भाई, खाद्य पदार्थ पशु पोषण के बारे में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो खाद्य पदार्थ का जो संगठन है वो अपन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ का जो संगठन है वो अपन इसमें पहले देखेंगे। ठीक है, संगठन देखेंगे। तो खाद्य पदार्थ का संगठन दो भागों में खाद्य पदार्थ को बांटा गया है। एक तो जल या नमी, ठीक है, जल या नमी में। दूसरा फिर शुष्क पदार्थ। ये होता है, दो होता है, मेनली दो होता है। एक तो जल, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें जल होती है और नमी होता है। फिर उसके बाद में जल और नमी को अगर निकाल दो तो फिर उसमें क्या बचता है? शुष्क पदार्थ बचता है। दो चीज बचती है खाद्य पदार्थों में। ठीक है, क्लियर है? जल और शुष्क पदार्थ। अब जल क्या होता है? एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, H2O। इसमें कार्बन नहीं आ रहा तो मतलब जल का फॉर्मूला अकार्बनिक पदार्थ है जल एक तरीके से। ठीक है, जल अकार्बनिक हो गया। अब शुष्क पदार्थ की बात करें तो ये दो भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क पदार्थ जो बच रहा है अपने पास में, एक कार्बनिक घटक, एक अकार्बनिक घटक। भाई शुष्क पदार्थ में तो कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्बनिक घटकों की अगर बात करते हैं अपन, तो कार्बनिक घटकों में क्या आ जाता है? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या आता है? वसा, जो फैट होती है वो आती है। तीसरा आता है प्रोटीन और फोर्थ आता है विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, ये तो सब कार्बनिक घटक होते हैं। अकार्बनिक घटक एक ही होता है शुष्क पदार्थ में, वो होता है खनिज मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? अकार्बनिक घटकों में आते हैं शुष्क पदार्थों में। तो ये चीज क्लियर है। ये चार्ट थोड़ा सा अपन को याद रखना है भाई, कार्बनिक घटक कौन से होते हैं, अकार्बनिक घटक कौन से होते हैं। आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन, इसमें ऐसे बन के आ सकता है कि खाद्य पदार्थों में निम्न में से कौन सा अकार्बनिक घटक है। वहां पे फिर ऑप्शन आ जाए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फिर फोर्थ ऑप्शन डाल दे खनिज। ठीक है, और उसका मतलब और भी क्वेश्चन घूम फिर के ऐसे भी आ सकता है कि खाद्य पदार्थों का संगठन होता है निम्न प्रकार होता है: जल या शुष्क पदार्थ, जल और शुष्क पदार्थ दोनों। ऐसे करके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटी सी टेबल है लेकिन बेसिक है, इंफॉर्मेटिव है, आगे अपन को काम होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों का जो गठन है वो भी कैसे होता है, जो उनका जो डिवाइडेशन है, वर्गीकरण है, वो कैसे हो रहा है। तो ऐसे वर्गीकरण हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। नमी और शुष्क पदार्थ। शुष्क पदार्थ दो तरह के, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, यही सारे अपने काम की चीजें होती है। और अकार्बनिक घटकों में क्या होता है? खनिज, मिनरल्स, इकलौता अकार्बनिक घटकों में आता है। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर है ना? अब इसके बाद में चलते हैं, पर एक एक ले लेते हैं। जल ले लेते हैं, सबसे पहले बांटा था, जल आ रहा था, जल और शुष्क। तो पहले जल की बात कर लेते हैं। खाद्य पदार्थ में जो जल है वो, तो जल क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था अकार्बनिक घटक है। अकार्बनिक घटक है, ठीक है, अकार्बनिक तो होता ही है। अब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, पशुओं के शरीर में या अपने पशुओं के शरीर में, अपने शरीर में, ह्यूमन के जो भी पशु है उनके शरीर में 20% भी अगर जल की हानि हो जाती है, अपनी बॉडी में अगर 20% जल की, जितना आप बॉडी में अपना जल लेके चल रहे हो उसमें 20% अगर जल की हानि हो जाती है तो उसका मतलब उसकी मृत्यु पक्का हो जाती है। मतलब जल इतना यहां से आप समझ सकते हो जल, वाटर अपनी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि 20% भी अगर इसका लॉस हो गया, गए काम से, मर गए। ठीक है, तो ये डेटा इसलिए डाला गया है जल की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको, कि जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के अंदर। और ज्यादातर बॉडी में जल ही होता है, अपना 75% के अराउंड अपना जल ही होता है। तो 20% भी अगर उसका लॉस हो जाता है डिहाइड्रेशन से और हाइपोवोल्यूमिक शॉक से, एनिमल मर जाता है। तो 20%, ये डेटा ओनली इसलिए है कि जल की इंपॉर्टेंस आपको पता चले कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पशुओं के लिए जल के स्रोत। अब जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जल कहां से मिलता है पशुओं को, कहां से मिल सकता है जल? ठीक है, फर्स्ट अगर बात करें तो जो पानी पीते हैं, जो डायरेक्ट पानी पीता है पशु, उससे जल मिलता है। जो डायरेक्ट पानी पी रहा है उससे जल मिल रहा है सबसे पहले तो। दूसरा, फिर जो खाना खा रहे हैं अपन, जो भी फूड खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, जैसे पशु क्या खा रहे हैं, कोई भी जो हरा चारा खा रहे हैं, सूखा चारा में भी थोड़ा बहुत नमी होती है, बंटा खा रहा है, तो उसके अंदर भी क्या कुछ मात्रा में जल होता ही रहता है। तो एक तो डायरेक्ट जल पी रहे हैं, एक खाने के साथ में या आहार के साथ में जो जल ले रहे हैं वो।
दो तरीके से यहाँ जल के स्रोत हो गए। एक और होता है जल का स्रोत जो होता है मेटाबॉलिक, जो जल होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर विभिन्न रिएक्शन होती है, आपको पता होता, बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है, बहुत सारी इंटरनल रिएक्शन होती रहती है, उनमें भी क्या है, जल बाई प्रोडक्ट रहता है। बाई प्रोडक्ट बोले तो मतलब उनमें भी जल बनता रहता है उस रिएक्शन से। तो उपापचय जल मतलब मेटाबॉलिक जल, यह शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं से बनता है। जो भी उपापचय बॉडी में अपनी क्रियाएं रहती है उनसे बनता है, बॉडी में अपने आप भी जल बनता रहता है क्रियाओं से। एक तो अपन पानी के साथ पीते हैं, दूसरा अपन फूड के साथ, फूड में भी थोड़ा बहुत जल रहता है, हरे चारे के अंदर हो गया, सूखे चारे में भी थोड़ी बहुत नमी रहती है तो जल रहता ही है। तीसरा उपापचय जल जो मेटाबॉलिक जल है वो बॉडी के अंदर अपने आप ही बनता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती है, काफी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती है, उनमें जल कई जगह बाई प्रोडक्ट का काम करता है, बाई प्रोडक्ट एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो भी जल अपनी बॉडी में रहता है। इसीलिए मोटे मोटे तीन स्रोत हैं जल के, एक तो पीने का पानी, एक आहार के साथ में, दूसरा मेटाबॉलिक जल, ये याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक उपापचय जल वसा के उपापचय से बनता है। जो फैट होती है ना अपनी बॉडी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट आपको। सबसे ज्यादा जल मेटाबॉलिक जल कहां से बनता है? वसा किसके उपापचय से बनता है? वसा के उपापचय से, प्रोटीन के उपापचय से, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से, ठीक है। तो वहां पे आंसर चला जाएगा वसा के उपापचय से। ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब बात करें जल की आवश्यकता, कौन से पशु में कितनी जल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन के हिसाब से, भाई पर डे कितना? तो मोटा मोटा गाय के अंदर ध्यान रखे तो 30 से 35 लीटर याद रखो आप, 30 से 35 लीटर याद रखना आपको पशुओं में, जिसमें गाय का, पशुओं में सबसे अपन गाय का जो डेटा है वो अपन आइडियल लेके चलते हैं, तो 30 से 35। अब भैंस की बात करें तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 30 से 36 मान लो। घोड़े की बात करें तो इसमें थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, 35 से 40 के बीच में चला जाएगा। भेड़ बकरी में कम हो जाएगा, 12 से 18, सुअर में 18 से 22, मुर्गी में 250 ml। तो इसमें से ये गाय का इंपॉर्टेंट है, गाय में पूछ लिया जाता है भाई कितना बॉडी के अंदर जल चाहिए होता है, वजन के हिसाब से होता है। वजन के हिसाब से मुर्गी छोटी होती है तो उसमें ml के अंदर चला गया, सुअर कम हो गया तो 18 से 20 लीटर। ये वजन के हिसाब से, जितना ज्यादा कम वजन होगा उतना ही कम रिक्वायरमेंट होगी, जितना ज्यादा बड़ा वजन होगा, बड़ा वजन के हिसाब से। दूसरा एक्टिविटी के हिसाब से, कौन सा एनिमल ज्यादा कितना एक्टिव है, तभी तो वो डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकलेगा। जैसे घोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है, वजन बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सेम सा होता है, लेकिन एक्टिव ज्यादा रहता है, काम ज्यादा करता है, तो घोड़े के अंदर थोड़ा सा इसलिए ज्यादा जल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वसा का उपापचय से सबसे ज्यादा जल बनता है, तो ये आपको एक थोड़ा सा पॉइंट एग्जाम और पॉइंट के हिसाब से आपका आ सकता है। अगर बात करें जल को आवश्यकता को प्रभावित करने वाले, भाई जल की जो आवश्यकता अपनी बॉडी में रहती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले बात करें पशु संबंधी कारक। भाई पशु से खुद से संबंधित कारक ही होते हैं जो जल की रिक्वायरमेंट को मतलब प्रभावित करते हैं। रिक्वायरमेंट मतलब कौन से जल में किस में ज्यादा होगी, किस में कम होगी, तो वो रिक्वायरमेंट किस में ज्यादा और कम, जैसे लिंग, कोई भी सेक्स होता है, लिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग भी ना जल की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है। भाई मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम रिक्वायरमेंट होती है, इस हिसाब से। दूसरा उम्र के हिसाब से, भाई उम्र के साथ साथ मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो जल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, और उम्र कम होती है तो ज्यादा होती है। कार्य, भाई कुछ अभी बताया था मैंने आपको, ज्यादा वर्क कर रहा है, फिजिकल ज्यादा वर्क कर रहा है, तो उसका मतलब उसको ज्यादा जल की रिक्वायरमेंट है। तीसरी अगर बात करें अपन, चौथी बात करें नस्ल, अलग अलग नस्ल भी वेराइटीज करती है कि एचएफ जो गाय होती है उसमें ज्यादा जल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अपने यहाँ इन्वायरमेंट में वो सुटेबल नहीं होती, हाँफती रहती है। स्वास्थ्य, बीमार पशु को या स्वस्थ पशु को, अवस्था, कौन सी अवस्था चल रही है, तो ये पशु संबंधी कुछ कारक होते हैं जो जल की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो हो गया वो आहार संबंधी कारक। पशु संबंधी कारक तो लिंग, उम्र, कार्य, नस्ल, स्वास्थ्य, अवस्था होगी। पशु आहार संबंधी कारक, अब आहार संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं? आहार संबंधी कारक की बात करें तो हरा चारा, नाम में ये हरा चारा, मतलब हरे चारे के अंदर क्या होगा, जल होगा, तो जो हरा चारा खा रहा है उसमें जल की रिक्वायरमेंट कम होगी। हरा चारा अधिक मतलब जल की आवश्यकता कम, ये अगर अधिक है तो जल की आवश्यकता कम हो जाएगी अपने आप, क्योंकि हरे चारे में तो ऑलरेडी से जल होता है, तो वो कारा तो उसकी तरफ, उसके अंदर भी जल मिल रहा है उसको, तो अलग से जल लेने की आवश्यकता उसको कम पड़ेगी। अब सूखा चारा हो रहा तो उसमें जल की कमी कम रहेगी सूखे चारे में, तो उसमें जल की आवश्यकता अपने आप बढ़ जाएगी। सूखा चारा अधिक तो जल की आवश्यकता भी अधिक होगी, सूखा चारा ज्यादा तो जल की आवश्यकता भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। फिर कुछ वातावरण, ये तो हरा चारा, सूखा चारा, लॉजिक की बात है, इसमें तो कोई देखना ही नहीं है भाई, लॉजिक की बात है। पशु संबंधी भी है वो भी लॉजिक की बात है। तीसरा वातावरण के कारक, वातावरण के कारक भी तापमान, आर्द्रता या नमी। तापमान, जैसे गर्मियों में जल की आवश्यकता
ज्यादा होती है, सर्दियों में जल की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि गर्मियों में पसीना होता है, गर्मी पड़ती रहती है, तो उस वजह से जल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, तापमान ज्यादा रहता है। तो तापमान ज्यादा तो जल की आवश्यकता ज्यादा, तापमान कम तो जल की आवश्यकता कम। अब आर्द्रता ज्यादा तो जल की आवश्यकता, आर्द्रता ज्यादा, आर्द्रता वो इन्वायरमेंट में नमी है, नमी जो कम अपने आप ही कम हो जाएगी ना, तो नमी और आर्द्रता ये कुछ वातावरणीय कारक है जो जल की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। बेसिक चीजें हैं, बेसिक। आज जैसे इजी लगेगी आपको क्लास, इन मतलब मजा आ जाएगा, मतलब नॉर्मल बेसिक चीजें, क्योंकि अपन हायर चीजें पढ़ेंगे उससे पहले अपना बेस भी क्लियर होना चाहिए। तो मैं इस चीज पे काम करता हूँ कि अपना हायर चीजें तब जाओ, धीरे धीरे सीढ़ी टू सीढ़ी पर हम चढ़ते रहेंगे ना, तो चढ़ने में आसानी रहेगी। एक बार ऊपर चले फिर नीचे आए फिर ऊपर चले, तो ऐसे ही घूम फिर के रह जाएंगे वहां पे। तो इजी इजी चीजें। हाँ, एक नोट करने वाली चीज है ऊंट की, ये तो आपने बचपन में ही सुना होगा कि ऊंट एक बार अपने शरीर का ना, ऊंट सबसे ज्यादा जल पी लेता है, और एक बार पानी पी लेता है तो उसके बाद में कई हफ्तों तक उसको पानी पीने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर का 30% जल, अपने बॉडी वेट का, अगर वो 100 किलो का है तो मतलब 30%, 33 किलो पानी वो पी सकता है। तो अपने बॉडी वेट का 33% जल वो पी सकता है। मतलब एक साथ में उसके बॉडी वेट का 33% अगर मोटा मोटा अपन निकालते हैं तो 130 से 135 के बीच में आता है। अगर ऊंट का 33% निकालते हैं बॉडी का, तो वो एक बारी में 130 से 135 लीटर, थोड़ा केन का केन ही रख लेता है बोलो अंदर। ठीक है, इसके बाद ये कई दिनों तक पानी नहीं पी सकता। एक बार पी लेता है, फिर कई दिनों तक पानी पीने की जरूरत नहीं है। ये तो ऊंट के बारे में सभी जानते हैं। इसके कारण क्या है ये नहीं जानते कोई भी, तो ये आपको जानना है, क्योंकि आप पशुधन सहायक हो बनने वाले, वैसे तो हो ही, गवर्नमेंट बनने वाले हो आप, तो ये भी आपको कारण भी पता होना चाहिए भाई। क्यों? पता तो सबको है, छोटे मोटे कारण तो पता है, लेकिन जो मेन बेसिकली अपन देखेंगे लॉजिक वाले कारण, साइंस वाले कारण, वो आज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ऊंट का जो रूमन होता है, उस रूमन में पाउच बने होते हैं, छोटे छोटे रूमन होता है, रूमन की स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर में छोटे 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 पाउच बने होते हैं। उस पाउच में जाके जल क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। सबसे पहला कारण हो गया कि ऊंट के रूमन में पाउच बने होते हैं, उन पाउच में जाके जल इकट्ठा हो जाता है, एक साथ ही इकट्ठा हो जाता है। जैसे जैसे जरूरत होती है वो पाउच से जल निकल निकल के काम में आता रहता है, तो पाउच में संग्रहित हो जाता है। दूसरा, ऊंट की जो कुबड़ है उसमें वसा संग्रहित रहती है। ऊंट की जो कुबड़ है उसमें वसा रहती है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ज्यादा उपापचय जल किससे बनता है, किसके उपापचय से बनता है, वसा के उपापचय से। तो कुबड़ में क्या होती है, वसा होती है। मतलब जितना ज्यादा वसा होगी एनिमल में, उतना ही ज्यादा उसमें जल रहेगा, उससे वो जल बना सकेगा, क्योंकि वसा के उपापचय से ही सबसे ज्यादा जल बनता है। तो वो लॉजिक था, लॉजिक देखो यहाँ पे काम आ गया। जिसने वो चीज पता है कि वसा के उपापचय से जल ज्यादा बनता है, उसको पता होगा, आपको पता है कि वसा के उपापचय से जल बनता है सबसे ज्यादा। तो नहीं तो बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई वसा संग्रहित रहती है, जल बन रहा है, मतलब इसका लॉजिक क्या है सर। कंफ्यूज होने वाला तो हो जाए ना, डायरेक्ट उसको बताया जाए कि कुबड़ में वसा संग्रहित रहती है, तो वो देखेगा वसा हो रही है संग्रहित, तो जल थोड़ी हो रहा है। और यहाँ बात चल रही है जल की। क्यों? क्योंकि वसा के उपापचय से ही जल बनता है। ठीक है, वसा के उपापचय से अधिक जल बनता है, तो वसा संग्रहित रहती है कुबड़े में। दूसरा, रूमन में पाउच होते हैं। तीसरा, अगर लॉजिक की बात की जाए तो ऊंट की जो आरबीसी होती है वो जल ग्रहण करने करके अपना आकार, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल ग्रहण करके अपना आकार कितना बना लेती है, 240%। ये डायरेक्ट आ सकता है आपका क्वेश्चन, कितना गुना बढ़ जाती है ऊंट की आरबीसी, 240%। 2%, 3%, 4% नहीं, सीधा ही 240%। किसी चीज को 240% बढ़ा के देखो, सोच के देखो आप, तो 240% तक बढ़ा लेती है। तथा जल की कमी होने पर जल को मुक्त कर सामान्य हो जाती है। जैसे ही जल की बॉडी में जल की कमी है, रिक्वायरमेंट है, जल को वो मुक्त कर देगी और वापस से अपना आकार सामान्य बना लेगी। तो 3 लॉजिक हो गए इसके, रूमन में पाउच, ठीक है, कुबड़ में वसा, और आरबीसी का आकार 240% बढ़ जाता है। मतलब पानी को इकट्ठा करके बढ़ा लेती है। तो इसमें पानी इकट्ठा, वो एक बार बर्तन है, ये पानी जो ले लिया वो कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, पाउचों में जाके इकट्ठा हो जाता है, और कुबड़ में वसा रहती है, वहां पे पानी इकट्ठा नहीं, वसा रहती है। दूसरा कहाँ, आरबीसी में जाके इकट्ठा हो जाता है, और फिर वसा तो कुबड़ में रहती है। ज्यादा ही ज्यादा ये वाला भी खत्म हो गया और ये वाला भी खत्म हो गया, तो फिर वसा का उपापचय होकर फिर जल बना लेता है। तो इसलिए ऊंट को सप्ताहों तक पानी की जरूरत नहीं होती, एक बार पीने के बाद। ये इसके रीजन हो गए। आज तक आपको पता था कि ऊंट एक साथ पानी पी लेता, कई दिनों तक पानी पीने की जरूरत नहीं होती। आपको आज क्लियर हो गया कि क्यों नहीं होती। एक तो वो अपने बॉडी वेट का 33%,
ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा उसका 33% कितना होता है, मोटा मोटा 130 से 140 लीटर पानी पी लेता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा ये जो तीनों कारण है, उन तीनों कारणों में से क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन दे दे कि ऊंट एक बार पानी पी लेता है फिर कई हफ्तों तक नहीं पीता, क्यों? फिर ये तीनों दे दे। पहले वाला दे दिया ऊंट के रूमन में पाउच में जल संग्रहित होता है। दूसरा दे दिया ऊंट की कुबड़ में वसा संग्रहित होती है। तीसरा दे दिया उसकी आरबीसी 240% बढ़ जाती है पानी लेके, ठीक है। अब और चौथा दे दिया कि उपरोक्त सभी, तो आंसर यहाँ पे चला जाएगा उपरोक्त सभी। और एक एक भी सिंगल भी दे दिया, ये वाला ही दे दिया और बाकी के फालतू दे दिए, तो ये वाला हो गया। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हमेशा जहां से क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी पढ़ाता रहूंगा, और जहां से क्वेश्चन बनते रहेंगे ना वहां वहां आपको टिक करवाता रहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है? बस मजा आना चाहिए। लग रहा है ना भाई यहाँ अपन जीरो से है और पढ़ रहे हैं, तो मतलब कर रहे हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जीरो से हो, आपने अपनी डिप्लोमा के दौरान इतनी पढ़ाई सीरियस होकर नहीं पढ़ पाते हैं कोई, क्योंकि हम भी अपनी डिग्री के दौरान नहीं पढ़ पाए थे, देखो इतना सीरियसली नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको कुछ भी नहीं पता डिप्लोमा के दौरान, और आप चाहते हो कि हमने तो डिप्लोमा में कुछ नहीं पढ़ा लेकिन हमारे को तो जीरो से स्टार्ट करना और स्टार्ट हो गए फिर सिलेक्शन भी लेना है, तो आप मिशन क्लासेज में जरूर आइए। हम आपको जीरो से ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। हर जगह आप जाओगे तो बेसिक को तो वो काट ही देते हैं कि ये तो आपने पढ़ाई होगा, ये तो आपने पढ़ाई होगा। हम मान रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगर अपन बात करें प्रोटीन की, जल का काम हो गया, चार्ट बनाया था जल और शुष्क पदार्थ। जल अपन ने पढ़ लिया कार्बनिक पदार्थ, जल की रिक्वायरमेंट अगर 20% लॉस हो जाता है तो आदमी या पशु मर जाता है। जल के स्रोत देख लिए, जल को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए अपने, पशु से संबंधित कारक अपने देखा था, उम्र, एज, सेक्स, ये वाले देखे थे। और अगर आहार से संबंधित कारकों में देखा था कि हरा चारा ज्यादा तो जल कम, सूखा चारा ज्यादा तो जल ज्यादा, ठीक है। फिर के उसके बाद में क्या देखा था, स्रोत, जल के प्रभावित करने वाले कारक देख ले। फिर जल के स्रोत देखे थे। जल के स्रोत में क्या होता है, एक डायरेक्ट पानी पीने वाला मेटाबॉलिक जल हो जाता है। तीसरा हो जाता है आहार के साथ जल। मेटाबॉलिक में अपन ने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ दी कि वसा के मेटाबॉलिज्म से ज्यादा जल मिलता है। फिर अपन ने जल की रिक्वायरमेंट देख ली थी, कौन से एनिमल में कितना जल चाहिए होता है। फिर अपन ने ऊंट के बारे में चर्चा की थी कि अपनी बॉडी का 33% जल पी लेता है। 33% उसका मोटा मोटा होता था 130 से 135 लीटर के बीच में। और उसके कारण अपन ने देख लिए थे कि रूमन में पाउच होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुबड़ में वसा होती है। तीसरा क्या होता है, आरबीसी जल संग्रहित करके 240 गुना। ये अपन ने जल से पढ़ लिया था, क्लियर। पढ़ो यही याद करो, छोड़ो ही मत। और जो मैंने आपको पढ़ाता हूं ना भाई चीजों को, जैसे अभी आप मैंने रिवीजन क्यों करवाया इस चीज का, ऐसे ही याद रखो। जो चीजें टॉपिक वाइज क्या पढ़ाई थी ऐसे ही याद रखो, सोते सोते भी दिमाग के अंदर वो चीज, अच्छा सर ने वो क्लास ली थी, उस क्लास में ये पढ़ाया था, ये चीज होती है, ये पढ़ाया था, तब आपकी पढ़ाई ये मान के चलना। उस चीज को जहां अटक रहे हो उठ के देख लो। मैं मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था पीएमटी के अंदर, तो मैं थोड़ा सा मतलब पढ़ लेता था, फिर चीजों को ऐसे ही सोचता रहता था मन में। तो मेरे साथ में 2-3 लड़के साथ में रहते हैं पीजी के अंदर, साथ में रहते, वो सारे दिन पढ़ते रहते थे। मेरे को बोलते थे कि तू कम पढ़ता है और तेरे नंबर भी ठीक ठाक आते हैं मुझसे ज्यादा। मैं क्या करता था, सूता सूता भी रिवाइज करता था। फिर अचानक से वो रात को पढ़ रहे, मैं रात को उठूंगा, किसी चीज में अटक गया, और फिर उठ के फिर किताब को खोलूंगा, तो वो ऐसे ऐसे देखते रहते थे मेरे को, क्या हो रहा है इसमें, उठ रहा है, वो भूत तो नहीं आ गया। तो वो चीज होती है, वो होता है कि आप लोगों को पूरा का पूरा कैसे याद रहता है। याद तो अपन ने कर लिया, पढ़ लिया, उसका रिवीजन आप आंखें बंद करके करो, तब मजा आ जाएगा आपको, फिर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पढ़ने का तरीका यही होता है, रिवीजन करो बिना देखे, जहां अटक रहे हो वहां देख लो फिर, क्योंकि वहां दोबारा नहीं अटकोगे। अब प्रोटीन की बात करते हैं। जो शुष्क पदार्थ था, शुष्क पदार्थ में अकार्बनिक और कार्बनिक था। अकार्बनिक के अंदर तो मिनरल्स थे, कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन थे। तो पहला अपन ने प्रोटीन ले लिया, ठीक है। अब प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, तो इसलिए वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन पदार्थ है, या फिर मतलब कार्बनिक तो हो ही जाता है, लेकिन कार्बन के साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन भी है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन के साथ साथ में इसमें नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजनिक पदार्थ है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर, फॉस्फोरस भी उपस्थित होता है। सल्फर और फॉस्फोरस, ये कार्बन तो होता है, ये कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन वैसे बेसिकली होता नहीं है हर किसी में, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, इसलिए ये नाइट्रोजनी पदार्थ है।
ठीक है। इसके साथ साथ CHON तो है ही, CHON तो है ही, साथ में सल्फर और फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है, हो सकते हैं किसी किसी प्रोटीन में होते हैं और किसी किसी प्रोटीन में नहीं होते, तो जरूरी नहीं होता ही है, हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। सल्फर और फॉस्फोरस भी अगर प्रोटीन में हुए तो शॉकिंग होने वाली चीज नहीं है, हो सकते हैं। पहले ही बता दिया आपको कि सल्फर और प्रोटीन भी हो सकते हैं, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड भी होते हैं, फॉस्फोरस कंटेनिंग एमाइनो एसिड होते हैं, और एमाइनो एसिड मिल मिल के ही तो प्रोटीन बनाते हैं। वो मैं आपको भी आगे डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल, एमाइनो एसिड। मतलब ये प्रोटीन एक मकान है। ठीक है, तो प्रोटीन की ईंटें कौन क्या है? एमाइनो एसिड। मतलब एमाइनो एसिड मिल मिल के एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? संरचनात्मक होता है। अपनी बॉडी में जो संरचनात्मक कार्य होता है, जो अपना संरचनात्मक कार्य होता है, वो प्रोटीन बनाता है। संरचनात्मक बोले तो अपनी बॉडी की शेप, साइज, ये सारी चीजें प्रोटीन बनाता है। संरचनात्मक जो बॉडी की जो अपनी है वो प्रोटीन बनाता है। संरचनात्मक कार्य और ज्यादा इसका कार्य नहीं। संरचनात्मक बने अपनी बॉडी को बाइल्ड करता है, संरचना बनाता है अपनी बॉडी की। ठीक है, संरचना प्रदान करता है अपनी बॉडी को, पशुओं की बॉडी को संरचना प्रदान करता है, और इसकी इकाई एमाइनो एसिड होती है। ये सारे क्वेश्चन में टिक करते जा रहा हूं जहां से बन रहे हो। अब प्रोटीन के उदाहरण कुछ देखो तो दूध के अंदर प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है दूध में? कैसीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन, सबको पता होना चाहिए। दूसरा अपन बात करें खूर, सींग और अपने बाल, इनमें अगर प्रोटीन की बात करें तो कौन सा प्रोटीन होता है? क्रिएटिन। क्रिएटिन जो बालों से, खुर से, याद रखना जो हार्ड जगह होती है ना, वो जहाँ पे क्रिएटिन होता है, ये याद रखना। बाल, खुर, सींग, इनमें क्रिएटिन होता है। ठीक है, दूध में कैसीन, खुर, सींग, बाल, इनमें क्रिएटिनिन। तो ये भी एक बन गया पॉइंट, यहाँ पे भी बन गया क्वेश्चन। सारी चीजें क्लियर है, लिखी हुई है और क्लियर है, और चीजें सारी समझाता जा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं आई जिसमें नहीं समझने वाली और अटकने वाली है। ठीक है, पशु के लिए प्रोटीन के स्रोत, जैसे अपन ने पानी के स्रोत देखे थे, वैसे ये प्रोटीन के स्रोत। पानी के तो 3 स्रोत थे। मेटाबॉलिक वाटर था जो कि वसा के मेटाबॉलिज्म से सबसे ज्यादा मिलता है, बाकी मिलता तो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं से है। पीने का पानी था और आहार के साथ था। अब ऐसे पशु को जो प्रोटीन मिलता है, उसके प्रोटीन के स्रोत कहाँ से होते हैं भाई? प्रोटीन भी कहाँ से लेता होगा पशु, उसके बारे में बात करते हैं। तो पशु को आपने देखा होगा अपन खल खिलाते हैं, केक, जिसको इंग्लिश में केक बोलते हैं। वो केक नहीं, बर्थडे वाला केक नहीं। ये आप सोचोगे यार पशु भैंस की अपन तो केक बर्थडे पे ही खाते हैं, ये तो डेली केक खा रही है। खल को ही केक बोलते हैं, यही इनके लिए केक होता है। ठीक है, तो केक का मतलब होता है कि जो तेलीय जो भी बीज होते हैं, जैसे कि सरसों हो गई, मूंगफली होगी, इनमें तेल होता है ना, वो तेल निकलने के बाद में जो चापड़ जो बचती है ना, उसको खल बोलते हैं। तेलीय बीजों से तेल निकालने के बाद में बचा हुआ शेष पदार्थ खल कहलाता है। जो किसान होगा, किसान का बेटा होगा, और जो खेतीबाड़ी वाला आदमी होगा, वो समझता होगा इस चीज को। सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, उनको निकालने के बाद में खल बन जाती है। वो तेल तो अलग से निकाल लेते हैं, जो अवशेष जो बचता है ना बाद का, वो चिपटा चिपटा के खल की फॉर्म होती है, उसको खल बोलते हैं। उदाहरण के लिए सरसों हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास को ही बिनोला बोलते हैं, या अलसी हो गया। तो एक तो खल से प्रोटीन मिल जाता है। खल में क्या क्या हो गया? सरसों, तिल, सोयाबीन, कपास, बिनोला या अलसी। क्लियर है? दूसरी फिर दालें, चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, दालों से भी प्रोटीन मिलता है, खल से मिल गया। तीसरा हो गया जंतु प्रोटीन, डायरेक्ट एनिमल प्रोटीन। जंतु प्रोटीन की बात करें तो जंतु प्रोटीन में क्या आ जाता है? बोन मील, जो बोन्स होती है ना, हड्डियां, उनकी मील्स भी खाते हैं एनिमल्स। फिश मील, फिश की मील भी खाते हैं। ब्लड मील, जो ब्लड होता है ना, ब्लड बह जाता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसकी मील बना लेते हैं। तो वो ये जंतु के हो गए डायरेक्ट। बोन मील, फिश मील और ब्लड मील, मेनली यही होते हैं, ये याद रखना आपको। बोन, फिश और ब्लड मील, ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं डायरेक्ट। फिर एकल कोशिकीय प्रोटीन, सिंगल सेलुलर प्रोटीन। चौथा, सिंगल सेलुलर प्रोटीन, जो सिंगल जो होते हैं ना एनिमल, जो एक सेलुलर होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, अपन ने 12th क्लास में पढ़े थे, उनसे भी तो प्रोटीन प्राप्त करते हैं अपन। तो सिंगल सेलुलर जो एनिमल होते हैं उनको डायरेक्ट खा लेते हैं। मशरूम हो गया, मशरूम को अपन डायरेक्ट खा लेते हैं, उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो एकल कोशिकीय जीवों से भी प्रोटीन
प्राप्त होता है। ठीक है, फिफ्थ कौन सा आ गया? गैर प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, ये तो आपको पता ही है, पहले किया था। लेकिन कुछ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, मतलब वो प्रोटीन तो नहीं होते लेकिन उनमें नाइट्रोजन होती है। प्रोटीन प्रोटीन नहीं होती, वो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं होती, क्या प्रोटीन नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन उनमें प्रेजेंट होती है। तो एनपीएन, इसको शॉर्टकट पे एनपीएन बोलते हैं कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस। गैर प्रोटीन, गैर मतलब प्रोटीन तो नहीं है लेकिन नाइट्रोजन पदार्थ है वो, तो गैर प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ। जैसे कि ये पदार्थ वास्तव में प्रोटीन नहीं है लेकिन इन्हें आहार के साथ मिलाकर खिलाने पर रूमन में जाने के बाद में सूक्ष्म जीवी इन्हें प्रोटीन में बदल देते हैं। ऐसे प्रोटीन को सूक्ष्म जीवी प्रोटीन कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता वास्तविक प्रोटीन जितनी नहीं होती है लेकिन यह प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। उदाहरण के लिए अमोनिया और यूरिया, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्या करेंगे, इनको अपन अगर आहार के साथ में देंगे ना, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस को आहार के साथ दे लेंगे तो इनमें प्रोटीन तो नहीं है लेकिन नाइट्रोजन है, तो ये क्या करेंगे अंदर रूमन में जाके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन है इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो किसके द्वारा कन्वर्ट होंगे, प्रोटीन में, जहां रूमन में जो सूक्ष्म जीवी है ना उनके द्वारा कन्वर्ट होंगे, तो इसलिए इसको सूक्ष्म जीवी प्रोटीन भी बोल देते हैं। एक तरीके से सूक्ष्म जीवी प्रोटीन भी हो गया। इसकी गुणवत्ता की बात करें तो इसकी गुणवत्ता वास्तविक प्रोटीन जितनी तो नहीं होती है लेकिन ये प्रोटीन का सस्ता है, सस्ता पड़ता है। जैसे प्रोटीन को अपन दाल देंगे, खल देंगे, भी बताया था ना, दाल, खल और क्या था प्रोटीन, एकल सेल प्रोटीन, जंतु प्रोटीन, वो तो थोड़े से महंगे पड़ेंगे दाले वाले। तो अमोनिया, यूरिया, ये डायरेक्ट मिला के दो आप। अमोनिया क्या करते हैं, देखो प्रोटीन को सस्ता करने के लिए, कई लोगों को तो पता ही नहीं है, कई किसानों को नहीं पता ज्यादातर, और किसानों को नहीं पता, ये अपनी कमजोरी है, अपन को बताना चाहिए कि अमोनिया और यूरिया का ट्रीटमेंट 4% अमोनिया का अगर अपन यूरिया का अगर छिड़काव करते हैं अपन उसके चारे वारे में तो उसको अच्छा प्रोटीन, उसी चारे से प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि वो यूरिया को भी कन्वर्ट किसमें कर देता है, जानवर रूमन में, प्रोटीन में। कितनी अच्छी कन्वर्टर मशीन है यार, यूरिया को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। यूरिया और अमोनिया कितना सस्ते होते हैं, तो एक तरीके से सस्ता स्रोत हो गया है। ठीक है, सस्ता स्रोत हो गया ये जो गैर प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस है एनपीएन। एनपीएन में क्या आता है, यूरिया और अमोनिया। अब इसको कैसे देते हैं, आहार का एनपीएन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस द्वारा उपचार करने पर आहार की पाचकता, प्रोटीन की मात्रा, कुल पाचक तत्व बढ़ते हैं। ठीक है, पाचकता, आहार की पाचकता भी बढ़ जाती है, प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ेगी उसमें क्योंकि प्रोटीन तो वो कन्वर्ट कर देता है रूमन में जाके। और टीडीएन, कुल पाचक क्षमता, कुल पाचक तत्व। टीडीएन, टीडीएन का मतलब टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, टीडीएन की फुल फॉर्म होती है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, हिंदी की बात करें तो कुल पाचक तत्व है। ठीक है, तो उसकी पाचकता भी बढ़ जाती है। एनपीएन से अगर अपन उपचार करते हैं किसी भी आहार को तो पाचकता बढ़ जाती है। प्रोटीन की मात्रा तो ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगी, वो रूमन में जाके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और टीडीएन भी बढ़ती है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो नॉन नाइट्रोजनस पदार्थ है वो केवल 6 माह बड़े रूमिनेंट पशु को ही खिलाया जा सकता है, छोटे को नहीं खिलाएंगे। छोटे के अंदर क्योंकि रूमन इतना डेवलप नहीं होता है, और रूमन डेवलप नहीं होता तो उसमें सूक्ष्म जीवी नहीं होते तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो टॉक्सिसिटी बन सकती है। तो टॉक्सिसिटी ना बने इसलिए छोटों में खिलाती नहीं है। एक बार 6 महीने बड़ा हो जाए या 6 महीने से ज्यादा बड़ा हो जाए उसको ही खिलाएंगे। ऐसे नहीं आप कल बच्चा पैदा हो यार उसको भाई साहब तंदुरुस्त करने के लिए आपने आज ही यूरिया दे दिया सामने, भाई ले खा यूरिया खा, और वो यूरिया खा गया यार, पता ही नहीं वो सुबह तक तो उठा ही नहीं, चित्त हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। 6 महीने उसका रूमन डेवलप होने दो, रूमन डेवलप होने के बाद में फिर उसमें सूक्ष्म जीवी डेवलप होंगे, फिर बाद में तो उसकी मशीन काम करेगी, एनपीएन को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगी। यूरिया मुख्यतः उपयोग में आने वाला एनपीएन है। मुख्यतः जो अपन किसान जो यूज में लेते हैं, फील्ड लेवल पे अपन यूज में लेते हैं, वो कौन सा है, यूरिया है। ये पूछ लिया जाता है यूरिया है एनपीएन, ऐसे आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यूरिया और अमीनिया एनपीएन है, सस्ते प्रोटीन के स्रोत है, डायरेक्ट डाल देंगे अपन तो रूमन में जाके ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज क्लियर है। टीडी और इसमें डालने से पाचकता भी बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ती है, और टीडीएन भी बढ़ती है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट भी बढ़ जाते हैं। क्लियर।
यूरिया की आहार में अधिकतम मात्रा, आहार में कितनी अधिकतम मात्रा हो सकती है, कौन से आहार में कितनी कितनी यूरिया की रिक्वायरमेंट रहती है, अधिकतम मात्रा आहार में कितनी होती है, वो एक बार देख ले। तूड़ी और सूखा चारा की अगर बात करें तो उसमें कितना यूरिया अपन ऐड कर सकते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, अधिकतम मात्रा ही बता रहे, 4 से ज्यादा नहीं करना। तो तूड़ी और सूखे चारे में 4% यूरिया अपन छिड़काव कर सकते हैं, जो सूखा चारा उसमें 4% यूरिया का अपन छिड़काव करके फिर उसको खिला सकते हैं, तो उसको वो तूड़ी चारा से और सब्सटेंस तो मिलेंगे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। अगर दोस्तों अपन दाने की बात करें तो दाने में 3% से ज्यादा यूरिया नहीं मिला सकते। राशन जो होता है अपना टोटल राशन हो गया उसमें 1%, हरे चारे में 0.5%, 0.5%, ये एक छोटा सा है। इसमें तूड़ी और चारे वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। 4% वाला तूड़ी और चारे के अंदर, सूखे चारे में 4% छिड़काव करते, ज्यादातर तूड़ी और चारे में 4% छिड़काव करके देते, दानों में, राशन में, हरे चारे में इतना यूरिया का छिड़काव नहीं करते, यही मेन करते हैं लोग, फील्ड लेवल पे यही करते हैं। तो इसलिए जो चीजें लॉजिकल है, जो चीजें फील्ड लेवल में काम आती है, जो चीजें प्रैक्टिस में आती है, तो ज्यादातर एग्जामिनर वही चाहता है कि वही चीजें इंक्लूड की जाए एग्जाम में। तो सूखी और चारे में 4% यूरिया, 4% यूरिया अपन छिड़क सकते हैं, 4% यूरिया का यूज कर सकते हैं उसके साथ में। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से क्वेश्चन बनेगा वहां मैं आपको बता ही रहा हूं कि टिक करते जाऊंगा। अरे मैं इसके बाद में आपको क्वेश्चन बुक दूंगा ना, और मतलब क्वेश्चंस दूंगा, या फिर आप साप्ताहिक टेस्ट होंगे, आपके मॉक टेस्ट होंगे, मैं आपसे ये आज जो बता रहा हूँ ना भाई, वही आएंगे क्वेश्चन, तो वही बनेंगे जो थोड़ी बता रहा हूँ, तो अच्छे से याद रखो, तो ऐसा हो कि फटाफट पता चले कि 100 में से 100 क्वेश्चन से, सोचो कितना मजा आ जाएगा। आपसे ज्यादा खुश मैं हूँगा उस दिन, ये याद रखना। आपसे ज्यादा खुश आपको पढ़ाने वाला होता है जब आप अच्छे आंसर देते हो और आपकी अच्छी वो मिलती है। ठीक है, तूड़ी का यूरिया उपचार देख लेते कैसे। हाँ 4% मिलाते, लेकिन मिलाने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके के बारे में अपन बात करते हैं। तूड़ी का यूरिया उपचार करने के लिए 4 किलो यूरिया को 40 लीटर जल में मिलाकर उसे 100 की ग्रा तूड़ी पर छिड़क देते हैं। यूरिया कितना, 4 केजी, ठीक है। वाटर कितना, 40 लीटर, और ये दोनों मिक्स करके 100 केजी तूड़ी या चारा या सूखा चारा, तूड़ी से ज्यादा समझ में आ जाता। 4 किलो आपने क्या लिया, यूरिया लिया, सिंपल जो यूरिया आता है वो 4 किलो लिया आपने, 40 लीटर पानी ले लिया, उसमें मिला लिया, फिर 100 किलो जो तूड़ी है उसको बिछा दिया, अच्छे से बिछा के उस पर छिड़क दिया। अब छिड़कने के बाद में उसको 21 से 28 दिन के बाद में उपयोग, छिड़क के उसको रख दिया, इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में ऐसे नहीं छिड़कते आज छिड़का सुबह शाम को आप जानवर को दे दिया, नहीं, उसको अच्छे से सोखने दो उसके अंदर, है ना। हाँ पॉलीथीन से ढक दो, उसके बाद में उसको ये छिड़काव कर दिया, उसके बाद में पॉलीथीन से ढक दो कि वो उड़े नहीं, यूरिया उसी के अंदर शॉक हो जाए, जो चारा या तूड़ी है वो शॉक कर ले, उसको शोषण कर ले, अवशोषित कर ले, ठीक है। फिर 21 से 28 दिन बाद में उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, 4 किलो यूरिया, 40 लीटर पानी और 100 ग्राम, 100 की ग्राम नहीं सॉरी केजी है, ग्राम में तो क्या होगा, और 21 से 28 दिन, सारी डेटा आपके क्वेश्चन। 4 40 100, 4 किलो यूरिया 40 किलो पानी में मिलाया और 100 किलो चारे पे छनका, और 21 से 28 दिन बाद में यूज लिया, 21 से 28 दिन तक उसको पॉलीथीन से ढक दिया, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती, फिर उसको जानवर को खिलाओगे तो आप उसमें प्रोटीन बनेगा अच्छे से रूमन में जाके। ये तूड़ी का यूरिया उपचार होता है, कितना सिंपल होता है, इतना पढ़ाते हैं लोगों को समझ में ही नहीं आता, उपचार यूरिया उपचार। कॉलेज टाइम पे आपने देखा होगा लोग इसको इतना डिफिकल्ट बना के समझा देते हैं, और समझाने का तरीका होता है डिफिकल्ट बना, इसको जितना डिफिकल्ट बना सकते हो आप बना सकते हो पढ़ाने वाला, कि फिर समझ में नहीं है यार यूरिया उपचार तो समझ में नहीं आया, सीधा सा आ गया 4 किलो 40 लीटर मिलाया, 100 केजी है उस पर छिड़का और 21 से 28 दिन बाद में यूज ले लिया, कहाँ दिक्कत आ रही, ठीक है। प्रोटीन की बात हो गई है,
जो अपनी टेबल चल रही थी उस टेबल में 2 में नमी, फिर इधर शुष्क पदार्थ, उसमें कार्बनिक पदार्थों की बात कर रहे थे तो कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन हो गया। और अब अपन बात करेंगे सेकंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी होती है। प्रोटीन में क्या था अलग से? नाइट्रोजन था, इसके साथ साथ नाइट्रोजन होता है, और सल्फर और फॉस्फोरस भी हो सकता है, हो सकते थे। तो ये CHO से बनी होती है। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह शरीर को सबसे पहले और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ऑब्वियसली बात है कि ऊर्जा प्रदान तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा देती है। भाई बाद में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होती तो प्रोटीन भी यूज आता है ऊर्जा के लिए, फैट भी यूज आती है, लेकिन सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में है और तो कार्बोहाइड्रेट याद आएगी, मतलब काम आएगी सबसे पहले और सर्वाधिक। सबसे पहले तो यही काम में आएगी। कभी कभी प्रोटीजिनियस रेस्पिरेशन भी होता है, प्रोटीन भी यूज आ जाता है अगर इसकी एब्सेंस होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे डाइट में, खूब दिन तक फास्टिंग कर रहे हैं, खूब दिन तक खाना नहीं मिल रहा, तो कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो जाता है, फिर प्रोटीन के बाद में फिर वसा, तो ये भी काम में आने लग जाती है। लेकिन सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में है तो कार्बोहाइड्रेट का ही यूज होगा, उनका यूज नहीं होगा, पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अगर ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात की जाए, भाई CHO की बनी होती है, तो उदाहरण के लिए ग्लूकोज देख लो आप, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन इसमें 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट घुलनशील और अघुलनशील दो होती है, दो तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है, घुलनशील और अघुलनशील। क्लियर? यहां तक सब क्लियर? CHO की बनी होती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लो भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला से आपको क्लियर करना चाह रहे हो भाई कार्बन की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कैसे बनी होती है। बाकी तो और सारे फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं और ध्यान में रखना है, वो आगे आ जाएंगे आपके। शरीर में सबसे पहले और सर्वाधिक ऊर्जा देती है, और कार्बोहाइड्रेट दो तरह की होती है, घुलनशील और अघुलनशील। अब घुलनशील की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यह जल में घुलनशील होती है। घुलनशील का मतलब जल के अंदर ही तो घुलेगी, और कोई उड़ के थोड़ी आएगा, आसमान में थोड़ी घुलेगी। तो जल में घुलनशील होती है तथा इसका पाचन आसान, जो घुलती है ना जल में, उसका थोड़ा डाइजेशन या पाचन आसान रहता है। इससे कोई भी पशु पचा सकता है। भाई वो जल में घुल रही है तो उसका पाचन है, कोई भी पशु आसानी से उसको पचा सकता है। तो घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और लैक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट के। यहां से आपका बन सकता है क्वेश्चंस। अगर अघुलनशील की बात करें तो ये जल में अघुलनशील होती है तथा इसका पाचन कठिन होता है। अघुलनशील है मतलब घुल नहीं रही जल में, तो जो जल में ही नहीं घुल रही उसका पाचन भी यार लेट ही होगा, क्योंकि उसका पाचन थोड़ी ना जल्दी होगा। तो इसका पाचन होता है मुख्यतः रूमिनेंट पशु आसानी से पचा सकते हैं, लेकिन रूमिनेंट इसको आसानी से पचा सकते हैं। सभी पशुओं की बात करें तो घुलनशील को पचा सकते हैं, लेकिन रूमिनेंट तो अघुलनशील को भी पचा सकते हैं, क्योंकि उनमें रूमन होता है। रूमन के तो काफी बेनिफिट होते हैं। तो इन्हें मुख्यतः रूमिनेंट पशु आसानी से पचा सकते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज रूमिनेंट के अलावा नहीं पचेगा ये और कहीं भी, ओनली रूमिनेंट में ही पचेगा। ठीक है, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन, ये सारे ही किसमें होते हैं? प्लांट में, प्लांट में। ठीक है, प्लांट में होते हैं। ऐसा थोड़ी कि अपन ने खा लिया, पत्ती खा ली, चारा खा लिया और अपने पच गया, नहीं पचेगा ना, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, पत्ती खा ली, चारा खा लिया, तना खा लिया, और जानवर आराम से खा लेता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि भैया उनके पास क्या है? उनके पास रूमन है। अपने पास तो रूमन नहीं है ना, अपने पास तो एक ही स्टमक है, उसके पास तो रूमन है, रेटिकुलम है, ओमेमेजम है, एबोमेजम है, मतलब स्टोमक के 4 पार्ट है, जिसमें से रूमन तो सबसे ज्यादा खेल खेलता है, ज्यादा खेल खेलने वाला काम, इसीलिए उनको उसके नाम पे उसको रूमिनेंट नाम दे दिया। तो वही पचा सकता है, अपन नहीं पचा सकते। सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, तो इसलिए याद थोड़ा सा बेसिक आपको। घुलनशील में तो अपन खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं अपन, जो लेते हैं ना फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, जो रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, उनमें ये होती है सुक्रोज, स्टार्च, लैक्टोज। ठीक है, ये वाली कार्बोहाइड्रेट होती है। लेकिन जो रूमिनेंट खाते हैं उनमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन होती है, जो कि अघुलनशील है। अघुलनशील है और पाचन भी नहीं हो सकती है, नॉर्मल आदमी से या नॉर्मल एनिमल से नहीं होती, केवल रूमिनेंट में ही पाचन होता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अघुलनशील, घुलनशील
दोनों में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट अधिक होती है। दोनों में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट अधिक होती है। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट चारे में अधिक होती है। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट रेशे के रूप में होती है, अतः कच्चा रेशा क्रूड फाइबर कहा जाता है। ठीक है, तो घुलनशील तो दोनों में होती है, ये ध्यान रखना आपको। अघुलनशील में भी घुलनशील आ सकती है। ठीक है, तो घुलनशील तो दोनों जगह रह सकती है, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अघुलनशील की अगर बात करी जाए, इस पॉइंट की अगर बात करी जाए अपन को, तो ये कार्बोहाइड्रेट चारे में अधिक होती है। अब बात ही होगी लिग्निन हेमिसोल्यूल, बता तो दिया, चारे वारे के अंदर चारे में ज्यादा मात्रा में होती है और ये रेशे के रूप में होती है, अतः कच्चा रेशा या क्रूड फाइबर कहा जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्रूड फाइबर। जो भी अपन प्रोटीन, जो भी कार्बोहाइड्रेट रहेगी, जो चारे में रहेगी कार्बोहाइड्रेट, उसको क्रूड फाइबर ही टर्म आएगी। वो टर्म कहाँ से उत्पाद होती है? कार्बोहाइड्रेट से उत्पाद होती है, क्योंकि वो अघुलनशील जो वसा होती है, सॉरी अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट होती है, वो रेशे के रूप में होती है। तो अघुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसी को क्रूड फाइबर बोलते हैं। बाकी अगर ये पढ़ा ही नहीं बेसिक आपको, क्रूड फाइबर की बात करते रहेंगे तो आपको समझेगा यार ये क्रूड फाइबर क्या आता है, लेकिन अलग सी चीज कुछ ही नहीं होती, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट होती है, रेशे के रूप में होती है, इसलिए उसको क्रूड फाइबर बोलते हैं। तो ये आता है ना पशु पोषण में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते होंगे, देखे होंगे आपने, कई एग्जाम में देखे होंगे, कई आपके जो पढ़ रहे होंगे, जो भी आपके पास में बुक होगी उनमें भी क्रूड फाइबर देखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखा होगा, इसमें क्रूड फाइबर कितना होता है, इसमें क्रूड फाइबर कितना होता है, लेकिन साला यही नहीं पता क्रूड फाइबर होता क्या है। अब क्लियर है क्रूड फाइबर, इसीलिए ये पॉइंट डाला था मैंने, क्रूड फाइबर क्लियर होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी क्लियर, टीडीएन भी क्लियर हो गया आपका, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, जो डाइजेस्टिबल होने वाले न्यूट्रिएंट है उनको टीडीएन बोलते हैं। तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, टीडीएन टीडीएन चल रहा है वो में, क्या है क्या वो टीडीएन। ठीक है, क्रूड फाइबर की बात करें तो क्रूड फाइबर अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, जो कि सेलुलोज हेमिसेलुलोज, जैसे कि सेलुलोज हेमिसेलुलोज लिग्निन, ये होते हैं जो अनडाइजेस्टिबल होती है बाकी एनिमल के लिए, लेकिन ये डाइजेस्टिबल होता है रूमिनेंट के लिए। तो क्रूड फाइबर, ठीक है, कच्चा रेशा। चारे को पचा सकने वाले पशु दो प्रकार के होते हैं, रूमिनेंट पशु या पश्य आत्र किण्वनकारी। दो होते हैं, तो रूमिनेंट में भी चारा पच जाता है, लेकिन एक पश्य आत्र मतलब हाइंड गट फर्मेंटर, मतलब पहले पाचन हो गया और बाद में किण्वन हो जाता है उनमें, पहले पाचन और फिर किण्वन। जैसे कि रेबिट, रेबिट रूमिनेंट है, रूमिनेंट है रेबिट, खरगोश, लेकिन वो हाइंड गट फर्मेंटर है, मतलब पहले पचा लेता है उसको फूड को, फिर उसके बाद में लास्ट में जाके उसका क्या होता है, पश्य आत्र के अंदर बाद में किण्वन हो जाता है, तो पश्य आत्र किण्वनकारी बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके से खा सकते हैं, घास खा सकते हैं। घोड़ा रूमिनेंट होता है नहीं होता? फिर भी खाता है ना वो। तो ऐसे अपन ऐसे भी नहीं बोल सकते कि केवल रूमिनेंट ही चारा खाते हैं, नहीं, पश्य आत्र किण्वनकारी ये कईयों को पता ही नहीं है, किसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, जो रूमिनेंट होगा वो ही चारा खा सकता है, बाकी नॉन रूमिनेंट नहीं है। नॉन रूमिनेंट भी खाते हैं, क्योंकि वो नॉन रूमिनेंट होंगे, वो पश्य आत्र किण्वनकारी भी हो सकते हैं ना, हाइंड गट फर्मेंटेटर भी हो सकते हैं, पहले पाचन होगा फिर उनमें किण्वन हो सकता है, तो पाचन तो हो जाएगा, फिर बाद में जो बचेगा वो चारा, वो उसका किण्वन हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, तो वो भी खा सकते हैं। तो ये क्लियर भी आज से ध्यान रखना कि केवल रूमिनेंट ही चारा खा सकते हैं। आया ना मजा? क्लियर था? और बहुत ज्यादा अपने दोस्तों से पूछ लेना आप, यार रूमिनेंट ही चारा खा सकते, रूमिनेंट के अलावा कोई और चारा खा सकता है? ज्यादातर आंसर आपके पास में वो तो फटा वटा, वो जो तैयारी कर रखा हो अच्छे लेवल पे, उसकी तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, बेसिक से उनसे बात कर रहा हूँ जो कॉलेज टाइम के फ्रेशर है, फ्रेशर की बात चल रही है यहाँ पे। तो फ्रेशर से अगर आप पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, तो यार रूमिनेंट ही खा सकता है, नॉन रूमिनेंट थोड़ी खाएंगे, अपन थोड़ी खा सकते। फिर नॉन रूमिनेंट में वो सबको समझ लेता, अपन को भी भाई अपन आगे नॉन रूमिनेंट में, बाकी वो पश्य आत्र किण्वनकारी भी क्या होता है, चारा खा सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब रूमिनेंट पशुओं की अगर बात की जाए, इनके रूमन में सूक्ष्मजीवी चारे की अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट का किण्वन या पाचन कर लेते हैं। रूमिनेंट में तो क्या होता, रूमिनेंट यहाँ बात करी जाए इसकी, एक बार मैं दोबारा से लेना चाहूंगा, ये पश्य है तो ये अग्र आत्र किण्वनकारी है, इसको अग्र आत्र भी बोल सकते हैं, अग्र आत्र किण्वनकारी, मतलब आत्र से पहले ही किण्वन हो जाता है। तो रूमिनेंट में तो रूमिनेंट आता है पहले, सबसे ज्यादा जाते ही सबसे पहले क्या मिलता है पेट में, रूमन मिलता है,
फिर रेटिकुलम, फिर ओमेजम, अबोमेजम, फिर ब्लास्ट में जाके फिर आंत्र स्टार्ट होती है। तो इसके तो ये जो काम है ना फर्मेंटेशन तो दोनों में ही होता है, पश्चात्र किण्वन में भी होता है, इनमें, लेकिन इनमें रूमिनेंट पहले, रूमिनेंट में रूमन आ जाता है तो रूमन में ही हो जाता है। तो इसको अगर आत्र किण्वनकारी बोलते हैं या फोरगट फर्मेंटेटर भी बोलते हैं, फोरगट फर्मेंटेटर। फोरगट फर्मेंटेटर, फोरगट मतलब फोर का मतलब आगे के पैर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब, मतलब आगे की चीजों को फोर करके चलते हैं, हाइंड का मतलब पीछे, तो फोरगट मतलब आगे, मतलब इसका आत्र से आगे की तरफ ही किण्वन का काम या फर्मेंटेशन का काम आत्र से पहले ही हो गया, तो फोरगट फर्मेंटेटर, या फिर इंग्लिश में फोरगट फर्मेंटेटर, हिंदी की बात करें तो अग्रात्र किण्वनकारी, ये तो रूमिनेंट होते हैं। और फिर जो पश्चात्र किण्वनकारी भी होते हैं कुछ जानवर, ठीक है। तो रूमिनेंट की अगर बात की जाए तो वो अग्रात्र किण्वनकारी होते हैं, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट, रूमन के भाग में उपस्थित सूक्ष्मजीव चारे में गुणनशील कार्बोहाइड्रेट का किण्वन पाचन कर लेते, रूमन में कर लेते, रूमन में ही कर लेते, तो इस वजह से वो फोरगट फर्मेंटेटर हो गए, ठीक है। या फिर अग्रात्र किण्वनकारी, इन्हें अग्रात्र किण्वनकारी आ गया ना, देखो यार यहाँ पे अग्रात्र किण्वनकारी, ये गलत हो गया, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, फोरगट, गट से पहले फोरगट फर्मेंटेटर, हाइंड गट तो वो दूसरे वाले, ये गलत होता है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सूक्ष्मजीवी कार्बोहाइड्रेट का किण्वन कर वाष्पशील वशीय अम्ल बना देते हैं जिसका रूमन द्वारा अवशोषण हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें चल रही है अभी, बेसिक चीजें। अब जो सूक्ष्मजीवी होंगे रूमन में, भाई अगर आत्र किण्वनकारी तो हो गए, तो किण्वन या फिर फर्मेंटेशन करके क्या बनेगा, अघुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फर्मेंटेशन रूमन में हो गया, अपने देख लिया रूमन में होता है, और जो हाइंड गट फर्मेंटेटर होता है उनका अग्र पश्य आत्र में होता है। अब इनकी बात की जाए रूमिनेंट में, तो इनमें जो सूक्ष्मजीवी कार्बोहाइड्रेट का जो किण्वन कर लेते हैं, उसके बाद में किण्वन करने के बाद में सर बनता क्या है, किण्वन के बाद में बनता है वाष्पशील वशीय अम्ल, वाष्पशील का मतलब वोलेटाइल, वशीय अम्ल का मतलब फैटी एसिड, VFA, इसको शॉर्टकट में VFA, वोलेटाइल फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट है उसका किण्वन होके, उसका फर्मेंटेशन होके वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं, और जो वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं वो रूमन के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो उत्पादन है रूमिनेंट में किण्वन के द्वारा, वो वोलेटाइल फैटी एसिड है रूमिनेंट में, वोलेटाइल फैटी एसिड है। अपन की बात करें तो अपन के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज सेलुलर लेवल पे बनती है, लेकिन इनमें जो फर्मेंटेशन की रूमन में हो जाता है, रूमन में जाके वोलेटाइल फैटी एसिड बन जाते हैं। अब इन वोलेटाइल फैटी एसिड का ही रूमन के द्वारा अवशोषण हो जाता है, बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड, पश्य आत्र किण्वनकारी, पश्य हाइंड गट फर्मेंटेटर, ठीक है। हाइंड गट फर्मेंटेटर की बात करें तो कुछ नॉन रूमिनेंट पशु अपनी आत्र की पश्य भाग, जो सिक्कम होता है ना, सिक्कम कोलम रेक्टम, बड़ी आत्र, ठीक है, बड़ी आत्र में सिक्कम कोलम रेक्टम, तो सिक्कम बड़ी आत्र के अंदर पाचन होता है उनका, मतलब पीछे की तरफ, छोटी आत्र के बाद में, तो इसीलिए तो पश्य आत्र किण्वनकारी हो गए आत्र के बाद में। तो आत्र मेन मान के चलते हैं पर छोटी आत्र को, तो छोटी आत्र के बाद में जो बड़ी आत्र आती है उसके सिक्कम पार्ट में होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पश्य आत्र में कौन से में ज्यादा किण्वन होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। में चारे या अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट या कच्चे रेसे, वो एक ही बात है, चारा, चारा के अंदर क्या होते हैं, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बात करें तो उसी को कच्चे रेसे मतलब क्रूड फाइबर की बात हुई थी, तो उसका पाचन कर लेते हैं, जैसे कि घोड़ा, सुअर, खरगोश बताया था ना, दोनों ही मैंने, ये दोनों ही पश्य आत्र किण्वनकारी है, लेकिन ये नॉन रूमिनेंट है, नॉन रूमिनेंट है, लेकिन चारा खाते हैं, लेकिन चारा चरते हैं भाई। क्लियर, अब से क्लियर हो गया। पश्य आत्र किण्वनकारी और अग्र आत्र किण्वनकारी की बात करें तो रूमिनेंट, और पश्य आत्र किण्वनकारी की बात करें तो जो सिक्कम के अंदर जो अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, भाई खा तो लेते हैं चारा, फिर नहीं, ये क्वेश्चन रहेगा आपका, सर चारा खा लेते हैं फिर पाचन कैसे होता है, उनमें तो रूमिनेंट होता है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो सिक्कम है उसमें जाके फिर यहाँ फर्मेंटेशन होता है, जरूरी नहीं आगे होता है, आगे तो ऐसे कैसे आ जाता वो, लेकिन जो पश्य आत्र होती है उसके अंदर जाके किण्वन हो जाता है, इसलिए इनमें चारे का डाइजेशन हो जाता है। रूमिनेंट में वो रूमिनेंट में ही हो जाता है, ठीक है, और इनमें यहाँ पे सिक्कम में आके हो जाता है, तो इसलिए ये रूमिनेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चारा खा सकते हैं। ये वाले आज आप बहुत सारी चीजें सीख के जा रहे हो, लग रहा है खुद को,
कि काफी चीज सीख के जा रहे हैं, कई चीज पता ही नहीं थी, बेसिक थी और सुनते आ रहे थे, नाम सुनते आ रहे थे, लेकिन ऐसे हवा में हाँ हाँ पश्य हाँ ठीक है, चारा कौन खाते हैं, रूमिनेंट, रूमिनेंट के बारे में अच्छे से रूमिनेंट को पढ़ा ही नहीं था भाई, रूमिनेंट क्या होते हैं, नॉन रूमिनेंट क्या होता है। ठीक है, घोड़ा, सुअर और खरगोश ये नॉन रूमिनेंट होते हैं, लेकिन हाइंड गट फर्मेंटेटर होते हैं। डॉग नहीं, डॉग चारा नहीं खाता, अगर पश्य आंतर किण्वनकारी नहीं होता डॉग, डॉग तो अपनी तरह ही है। वो जब अनडाइजेस्ट होगा तो यहाँ से ही गले से ही निकल जाएगा बाहर, डॉग नहीं आएगा इसमें। भाई घोड़ा चारा खाते हुए देखा है, लेकिन किसी को देखा घोड़ा नॉन रूमिनेंट है तो कोई दिमाग लगाया होगा ना आपने कभी ना कभी जीवन में, तो देखा होगा यार, वैसे तो आपने, मेरे को लग रहा है ये दिमाग नहीं लगाया होगा कि रूमिनेंट नॉन रूमिनेंट कौन सा है, लेकिन अगर लगाया होगा तो ये देखो कि यार घोड़ा नॉन रूमिनेंट है और घोड़ा सारा चारा तो खाता है, अगर ये रेबिट को भी नॉन रूमिनेंट बता रहे हैं और रेबिट भी चारा तो खाता है, फिर सोचा होगा फिर पहाड़ में जाए बढ़ने दो रे यार, ऐसा ही सोचा होगा। आज क्लियर हो गया क्यों, क्योंकि ये पश्चात्र किण्वनकारी हाइंडगट फर्मेंटेटर होते हैं। ठीक है, इसलिए हाइंडगट का जो सीकम पार्ट होता है, सीकम पार्ट में एगुलेंसिल जो कार्बोहाइड्रेट है, एगुलेंसिल कार्बोहाइड्रेट की बोले तो जो चारा है वो चारा जाके यहां पे पच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीजें हैं जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं। ब्लड शुगर किसे बोलते हैं, ग्लूकोज को, ये क्वेश्चंस आता है भाई। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए तो टर्मिनोलॉजी, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बाद में तो सारी हायर तो आएगी, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तब ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे, बेसिक तो यहाँ क्लियर रखो। ब्लड शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को या डेक्सट्रोज को, ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज बोलते हैं। ठीक है, डीएनएस नहीं लगाते अपनी बॉडी में डायरेक्ट, अगर डीएनएस लगाते हैं अपन तो डीएनएस में ग्लूकोज ही होता है, उसको वहां पे उसको फॉर्म को बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, तो उसमें ग्लूकोज होता है, या ग्लूकोज ही को ही ब्लड शुगर बोलते हैं। मतलब अपनी बॉडी के बाद में जो बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का खा पी के फिर लास्ट के अंदर जो बनता है ना, वो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ही एनर्जी का स्रोत है। दुग्ध शर्करा किसको बोलते हैं, लैक्टोज को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन कल पूछूंगा आपको, कल वाली क्लास में आते ही सारे क्वेश्चन पहले पूछूंगा, तो मेरे वाला पूरा याद करके आना। ठीक है, पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण कहाँ होता है, पशु के शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को ही एनिमल स्टार्च बोलते हैं। पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ठीक है, पादप शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण स्टार्च की फॉर्म में होता है, यहां ग्लाइकोजन की फॉर्म में और यहां स्टार्च की फॉर्म में। पादप शरीर में, पादप की बात की जाए, प्लांट की बात की जाए तो वहां तो स्टार्च की फॉर्म में होती है कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण, और यहाँ अपनी अगर पशुओं की बात की जाए तो ग्लाइकोजन के बाद में, तो ग्लाइकोजन की कोई फिर एनिमल स्टार्च बोले तो ग्लाइकोजन। ठीक है, क्योंकि पादपों में स्टार्च में होता है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, तो उसको ऐसे एनिमल स्टार्च बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एनिमल स्टार्च किसे बोलते हैं, स्टार्च को बोलते हैं, ग्लाइकोजन को बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं, लैक्टोज को बोलते हैं, या ग्लाइकोजन को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोजन ही एनिमल स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च की तरह से संग्रहित होने वाला, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित फॉर्म होती है, तो पादपों में तो स्टार्च स्टार्च हो गया, लेकिन अपन बात करें पशु की, एनिमल्स की, तो ग्लाइकोजन में रहता है। तो ग्लाइकोजन एनिमल में और स्टार्च पादपों में, तो एनिमल वाला इंपोर्टेंट ग्लाइकोजन आ सकता है। स्टार्च भी पूछ ले, पता नहीं दिमाग खराब हो जाए एग्जामिनर का। प्लांट की भी बात कर ले, क्योंकि सिक्कोट्रॉफी, सिक्कोट्रॉफी क्या होती है, सिक्कोट्रॉफी होती है जो फिशेस होते हैं, फिशेस मतलब उसका मल होता है जो खरगोश का, वो अपने खुद के मल को ही खा जाता है, जो खुद पोटी करता है उसी पोटी को ही खा जाता है, वो एक तरीके से वाइसेस होती है। ठीक है, तो ये उस मल को खा के पुनः उस पोषण प्राप्त कर लेता है, अपना खाया हुआ उसी से पोषण मिल जाता है, थोड़ा बहुत पोषण तो बचता ही उसमें, पहले तो चारा वारा खा लिया उससे अच्छे से ले लिया, फिर ऐसे नहीं कि पूरा ही एकदम से पोषण मिल जाता है पूरे उससे, थोड़ा बहुत पोषण फिर उसी को खा के दोबारा पोषण प्राप्त कर लेता। तो रेबिट में गंदी आदत होती है, बहुत गंदी आदत है ना, कितनी गंदी, सुनने में ही बुरा लग रहा है। ठीक है, तो सिकोट्रॉफी रेबिट में होती है, अपने खुद के ही मल को या फिशिस को खा के लेता है वो, और वापस से पोषण प्राप्त कर लेता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। हाँ, पशु के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होंगे,
ठीक है। पशु के लिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, दाने की बात करें तो दाने के अंदर क्या होता है, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होती है। दाना घुलनशील कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, उदाहरण के लिए अनाज, क्योंकि उसमें घुलनशील होती है, अघुलनशील नहीं, अच्छे से पाचन, उसमें पानी में घुलने वाली और अच्छे से पाचन होने वाली। दाना तो अपन भी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, तो इसमें घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होती है। चापड़ हो गया, चोकर हो गया, चापड़ चोकर की बात करें तो ब्रांच, जो दाने के ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो उसको चापड़ बोलते हैं, चोकर या चापड़ बोलते हैं, या फिर इंग्लिश की बात करें तो इसको ब्रांच बोलते हैं। अनाज का सह उत्पाद, चूरी की बात करें तो दालों को पीसने पे प्राप्त होती है, दालों को पीस देते तो चूरी बन जाती है। सीरा या मेलासिस की बात करें तो चीनी फैक्ट्री से प्राप्त गन्ने का सह उत्पाद, गन्ना होता है ना, मोलेसिस, मोलेसिस मतलब गुड़, गुड़ भी एक तरीके से मोलेसिस है, क्योंकि गन्ने का सह उत्पाद है वो, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गुड़, मोलेसिस या सीरा कोई अलग सी चीज नहीं है, गुड़, काला जो गुड़ आता है ना, वही मोलेसिस और सीरा होती है, गुड़ को ही मोलेसिस सीरा बोलते हैं। दाने, इनमें तो सारा घुलनशील की बात हो गई। अब चारा, चारे में क्या होती है, सबको पता है अघुलनशील होती है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। चारा अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और दाना घुलनशील का है। रूमिनेंट तो दोनों ही खा सकता है, घुलनशील भी खा सकता है भाई, अच्छी बात है, उसको तो बना बनाया पाचक पानी मिल रही है। अघुलनशील भी अगर दे रहे हैं तो वो तो रूमन में उसको किण्वन कर लेगा, किण्वन करके वोलेटाइल फैटी एसिड में बना लेगा, तो पचा लेगा मतलब। तो अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हो गया हरा चारा और सूखा चारा। ठीक है, क्लियर सबको दोस्तों, मजा आया? बिल्कुल बेसिक चीजें, अगर बेसिक से पढ़ रहे हो, प्रेशर हो आप, तो बिल्कुल भी जोर नहीं आया होगा आपको। अब इन चारों की भी बात करें तो अपन हरा चारा, हरा चारा उगाया गया चारा, पेड़ों की पत्तियों को भी हरा चारा में अपन बोल देते हैं, या फिर हरा चारा जैसे रंजका, बरसीम अपन उगाते हैं। साइलेज, साइलेज जो बनाते हैं हरे चारे को जो करके एक बनाने की विधि है, जो अपन आगे डिटेल से बताएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, वो भी हरा चारा ही होता है। जड़े, जो भी पादप होता है, प्लांट होता है, उसकी जड़ें भी एक तरीके से हरा चारा, उसकी पत्तियां भी हरा चारा है, जड़ें भी हरा चारा है, और उगाया गया चारा साइलेज भी हरा चारा है। साइलेज हरा चारा है और है सूखा चारा है। ये इनके बारे में डिटेल से करेंगे, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। साइलेज बनाते कैसे, कितनी इनकी पीएच होती है सूखा चारा हो गया। तुड़ी या भूसा, स्ट्रो चारा, चारा को स्ट्रो बोलते, भूसा तुड़ी को, ये हरा चारा हो गया। अब तीसरा पॉइंट है वसा, और वसा के बारे में पढ़ेंगे कल। आज यहां तक क्लियर, ठीक है।